तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट कहा किसे जाता है। सबसे पहले तो कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज कर रहा हो, यानी कुछ समय के लिए पॉजिटिव फिर कुछ समय के लिए नेगेटिव, तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। उसका पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है एक फिक्स इंटरवल के बाद। जो हमने कई सारे टाइप्स देखे थे, ठीक है ना, कई डायग्राम बनाए थे, पर जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो हमारे लिए है साइनोसॉइडली वेरिंग करंट। यानी करंट अगर इस तरह से दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इस फॉर्मेट में करंट दिया हुआ है तो इसे हम कहते हैं साइनोसॉइडली वेरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रखनी होती है। एक होती है आई नॉट, जिसे आप कहते हो पीक वैल्यू, ठीक है ना, और हमने एक वैल्यू देखी थी जिसे हम कहते हैं IRMS। सबसे एक्यूरेट वैल्यू करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यही आती है। इसकी वैल्यू आई थी आई नॉट बाय रूट टू। सेम फॉर्मूला वैलिड रहता है वोल्टेज के लिए भी। वी नॉट अगर पीक वोल्टेज है तो वी नॉट बाय रूट टू हो जाता है RMS वोल्टेज। एक एवरेज वैल्यू भी आती है करंट की, हम याद करके रख सकते हैं, तो वो हमें मिली थी 2I0 बाय पाई हाफ साइकिल में। फुल साइकिल में तो क्या आई थी, 0 आई थी एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। अब अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि किसी सर्किट के अंदर मान लो उन्होंने डीसी मीटर लगा दिया है, एक अमीटर यूज किया है करंट मेजर करने के लिए, पर डीसी अमीटर यूज किया है, ठीक है ना, तो वो ये मेजर करेगा। अगर आपसे कहा जाए कि डीसी अमीटर क्या मेजर करेगा अगर आप उसे एसी के सर्किट में लगा दो, तो वो उसकी कौन सी वैल्यू कर लेता है, आरएमएस वैल्यू, और सॉरी एवरेज वैल्यू मेजर कर लेता है। अब इसके लिए डीसी अमीटर रेक्टिफाइड होना चाहिए। अब रेक्टिफायर हम समझ पाएंगे जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, पर अभी अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी अमीटर है और रेक्टिफाइड है, अगर ऐसा बोला गया है इट इज रेक्टिफाइड, तो वो एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, ठीक है ना। खैर, अभी हमने जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, तो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझना है फेजर्स। अगर आप एक बार फेजर बनाना समझ गए तो एसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचने वाला, ठीक है ना, बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो, तो ये मान लो आपको करंट दिया हुआ है, तो अब फेजर क्या होता है। अगर हमसे बोला जाए कि भाई फेजर क्या है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि फेजर एक वे है जिससे कि आप किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को रिलेट करते हो, ठीक है ना। तो इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट, ठीक है ना। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी ये कोई रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे वेलोसिटी वगैरह फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वैसी कोई फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है, ठीक है। तो नॉट अ फिजिकल, नॉट अ रियल फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मेथड है जिससे कि आप किसी सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसके सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने करंट लिखा हुआ है, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि किसी सर्किट में मैंने करंट लिखा है, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी सर्किट में मैंने वोल्टेज लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वोल्टेज और करंट को एक डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए तो उसे हम कह देते हैं एक फेजर डायग्राम। यहां अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो आप देख सकते हो किसका फेज ज्यादा है, तो वोल्टेज का फेज ज्यादा है। यानी मैं अगर करंट को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे वोल्टेज को कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, उससे आगे ड्रॉ करना चाहिए, और कितना आगे ड्रॉ करना चाहिए, फाइ आगे ड्रॉ करना चाहिए। समझ आ रही है बात, इसी को फेजर डायग्राम कहेंगे। अब जैसे जैसे सर्किट आएंगे अलग अलग मेथड आएंगे फेजर डायग्राम बनाने के, तो वो हम सीखते रहेंगे समय के साथ। पर आपको ध्यान अभी किस बात पे देना है कि फेजर डायग्राम बेसिकली सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट की रिलेशन का। क्लियर है, ठीक है। अब एसी सर्किट्स में
एक सिंपल टर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो मेंस वगैरह में इसको पूछा जाना ज्यादा पॉसिबल है, जिसे कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फॉर्म फैक्टर बेसिकली एक रेशियो होता है जो कि किसी भी वैल्यू की, जैसे करंट की या वोल्टेज की, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू के रेशियो को आप क्या कहते हो? फॉर्म फैक्टर कहते हो। अगर हमारे पास साइनसॉइडली वेरिंग करंट है, यानी आई अगर आपको दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको पता है भाई आई आर एम एस की वैल्यू क्या आती है? वो आती है आई नॉट बाई रूट टू। और आई एवरेज की वैल्यू क्या आती है? तो वो आती है 2 आई नॉट बाय पाई। तो इनको अगर आप डिवाइड कर देते हो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए, सिंबल ऐसा कुछ नहीं है इसका, मैं एफ एफ लिख देता हूं, तो वो हमें मिल जाएगा क्या? आई नॉट बाय रूट टू बाय 2 आई नॉट बाय पाई, और इसकी वैल्यू 1.11 आ जाती है। तो इसे याद रख लेना, ठीक है ना, साइनसॉइडली वेरिंग करंट के लिए 1.11 आ जाएगी। पर मान लो मैंने आपको कोई रैंडम फंक्शन दे दिया करंट का, तो आपको उसका आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे हमने सीखा है कैसे आरएमएस निकालते हैं। फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, और दोनों के रेशियो को आंसर में दे देना होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ, ऐसे करंट के लिए हमेशा वैल्यू 1.11 ही आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्वांटिटी क्या है? फिक्स्ड है। पर मान लो करंट का फंक्शन मैंने बदल दिया, मैंने दे दिया, मान लो आई है आई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, तो इंटीग्रेट करके पहले उसकी आरएमएस वैल्यू निकालो, बाय एवरेज वैल्यू निकालो, दोनों को डिवाइड करो, और आप क्या बता सकते हो? फॉर्म फैक्टर बता सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक आया भी नहीं है क्वेश्चन कभी इस पे, बस एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जो हमने कल पढ़ा था उसके ऊपर। तो मान लो कि करंट आपको दिया गया है, आई है 5 एम्पियर साइन 300t माइनस पाई बाय 4, ये आपको करंट दिया गया है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है ना। दूसरा मैं जानना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और तीसरा मैं जानना चाहता हूं एवरेज करंट। तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देख लो, जैसे कि डाउट किसी ने पूछा है कि सर फॉर्म फैक्टर का फेजर से क्या रिलेशन है? फॉर्म फैक्टर का फेजर से कोई रिलेशन नहीं है, फॉर्म फैक्टर बस एक एडिशनल चीज थी जो मैंने बता दी है। फेजर का ज्ञान वहीं खत्म हो गया कि इस तरह से हम फेजर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक क्वांटिटी है, ये रेशियो आपसे कोई करंट देके सामने वाला पूछ सकता है, एक रैंडम करंट का फंक्शन देके पूछ सकता है कि भाई फॉर्म फैक्टर क्या होगा इस करंट का। ठीक है, तो मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, तो इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पीक वैल्यू, तो इक्वेशन से सीधा देख सकते हैं आई नॉट की वैल्यू 5 एम्पियर है। दूसरी चीज आई आर एम एस कोई पूछे, तो आई आर एम एस हो गया 5 बाय रूट 2 एम्पियर, जो कि नियरली आ जाएगा 3.5 एम्पियर। ठीक है ना, ये हो गया आपका करंट। दूसरी चीज कोई आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा आपको दिया हुआ है 300 बाय 2 पाई, ठीक है ना, तो ये लगभग आपको मिल जाएगा 47.7 हर्ट्ज। ठीक है ना। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड में पूछा गया है हमसे एवरेज करंट, ठीक है ना, तो आई एवरेज भी आप निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू थी 2 आई नॉट बाय पाई, यानी 2 इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हमें दिया हुआ है 5 बाय पाई, यानी कि 10 बाय पाई, लगभग 3.18 एम्पियर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वरना मैं इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर पाऊंगा। चलो, तो अब आ जाते हैं मेन थ्योरी के ऊपर, यहां से ध्यान देना शुरू करना, ठीक है ना। तो हेडिंग है हमारी एसी सर्किट्स।
ठीक है, तो मैं एक ही तरह की चीज 6 बार करके दिखाऊंगा, आपके पास 6 बार अपॉर्चुनिटी है उसे समझने की। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट होंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल सर्किट मैं ले रहा हूं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सबसे सिंपल एसी सर्किट जो बनाया जा सकता है वो ये बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका एसी सोर्स हो गया जो कि क्या करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और आर आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें पता है क्योंकि एज सच कोई डायरेक्शन फिक्स पॉजिटिव नहीं रहती है, कभी लेफ्ट साइड पॉजिटिव कभी राइट साइड पॉजिटिव, तो कभी करंट क्लॉकवाइज कभी करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका वोल्टेज मान लो आपको दिया गया है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं जानना चाहता हूं कि भाई सर्किट के अंदर जो करंट होगा, ऑब्वियसली हमेशा इस डायरेक्शन में नहीं होगा, बस मैं इंडिकेट कर रहा हूं, सर्किट के अंदर जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना, करंट इन सर्किट अगर मुझसे पूछा जाए तो बड़ा ही आसान है। आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट्स के बीच में आएगा वही तो आपके एसी सोर्स का होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आने वाला है। तो करंट किसी भी समय जो रेजिस्टेंस में होगा आई, उसे मैं क्या लिख सकता हूं, V बाय आर लिख सकता हूं या नहीं। तो यहां से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी V नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट की वैल्यू हो गई V नॉट बाय आर। सिंपल है काफी, लॉजिकल भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने का जो है वो है फेज। भाई वोल्टेज क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों के फेज में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपको याद रखना है कि वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं फेजर बनाऊं और मैंने वोल्टेज इस तरह से बनाया है तो मैं करंट भी इस तरह से ही बनाऊंगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। कोई डाउट किसी को, बोलो। सिंपल है एकदम। चलो ये था हमारा पहला सर्किट, कुछ खास नहीं था इसमें। तो दूसरा देख लो, इसे कहा जाता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस हो। तो ये आपका सोर्स हो गया, ये मान लो आपका कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C। ठीक है ना, यहां भी मैं क्या कर देता हूं, यहां मैं कर देता हूं वोल्टेज दिया हुआ है V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर वही चीज A और B के बीच में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपके कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। हम चार्ज ऑन कैपेसिटर बता सकते हैं, Q की वैल्यू होगी CV, यानी Q को मैं कह सकता हूं C इंटू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यही बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हमें करंट और वोल्टेज की रिलेशन चाहिए फेजर बनाने के लिए, और मुझे पता है कि करंट होगा भाई क्या, dq बाई dt। यानी करंट निकालने के लिए मुझे सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करना है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी को। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कह सकते हैं कि नहीं। यानी आई को मैं लिख सकता हूं वी नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ किया है क्या मतलब है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे करके लिखा है।
सबको समझ आ रहा है मैंने क्या किया? मैं बस ओमेगा सी को नीचे ले गया और उसे 1 में लिख दिया है। सेम ही चीज लिखी हुई है, कॉस को मैंने साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग में लिख दिया। मैं करना क्या चाह रहा था, मैं इसे इस चीज से कंपेयर करना चाह रहा था। ये चीज आपको दिख रही है, आई मैंने लिखा था वी नॉट बाय आर, जहां आर था रेजिस्टेंस, साइन के टर्म्स में ओमेगा टी मैंने लिखा था। सेम चीज मैंने यहां की है, आई को मैंने लिखा है वी नॉट बाय 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसी को लिख दिया जाता है आई, ये होगा वी नॉट बाय एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो जैसे रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जब आप किसी कैपेसिटर से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हो तो उसका रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। अच्छी बात यह है यूनिट इसकी भी क्या रहती है, ओम। तो हमें काफी आसानी हो गई। एक्स सी जो कैपेसिटिव रिएक्शन मैंने बताया है उसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो आप ऐसा मान लो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में जो कैपेसिटर था वो भी एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है 1/ओमेगा सी। बस उसे रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसे रिएक्टेंस बोलते हैं। समझ आ रही है क्या बात? समझ आ रही है बात? इस तरह से हमने लिख लिया, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस आ रहा था वहां पे क्या आ रहा है, एक्स सी आ रहा है। तो आई फिर फॉर्मेट हो जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और जहां आई नॉट यानी पीक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय एक्स सी। फिर सबसे जरूरी बात फेजर बनाने के लिए, यहां करंट और वोल्टेज क्या सेम फेज में हैं या उनमें कोई डिफरेंस है? यहां करंट और वोल्टेज सेम फेज में है या उनमें डिफरेंस है? हाँ, वोल्टेज था वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी हम ये कह देते हैं कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम नहीं रहता है, बल्कि करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। ये आपको याद रखना है। तो अगर इसके फेजर के लिए मैं करंट को इस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो मैं वोल्टेज कैसे ड्रॉ करूंगा, इस तरह से। मैं वोल्टेज को पीछे बनाऊंगा पाई बाय 2 से, या अगर आप वोल्टेज को इस तरह से ड्रॉ करते हो तो आप करंट को ड्रॉ करोगे इस तरह से। बेसिकली आपको करंट को आगे रखना है कितने से, पाई बाय 2 से। बात समझ आती है कि नहीं? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं इसलिए। समझ आया? कोई डाउट किसी को? यहाँ थोड़ी सी नई चीजें आई हैं, ठीक है, तो उन्हें समझना जरूरी है कि भाई जब भी आप एक कैपेसिटर को एसी के अक्रॉस लगाते हो तो उसमें एक रिएक्टेंस आता है, यानी वो रिएक्ट करता है, वो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो भी एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, जिसका रेजिस्टेंस होता है एक्सी या 1/ओमेगा सी। एक्सी सिंबल है उसका, 1/ओमेगा सी उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। और फिर बस फॉर्मूला जैसे आप रेजिस्टेंस के लिए लगाते हो वो लगा दो। बात समझ आई? फेजर सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? हाँ ना बोल सकते हो, पैसे नहीं लग रहे हैं। चलो, तीसरा सर्किट जो होता है वो कहलाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। सबसे ताजा एलिमेंट हमने यही पढ़ा था, इंडक्टर, किसी भी सर्किट में। तो अब है हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी कि वही आपका डीसी सोर्स और यहां एक लगा हुआ है, सॉरी एसी सोर्स, और यहां लगा हुआ है एक इंडक्टर एल। समझ आई क्या बात? अब इसमें हमें रिलेशन निकालनी है। तो मान लो मैं बता देता हूं कि सर्किट में जो करंट है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं बात?
मैं यहाँ पे पता करना चाहता हूं कि भाई वोल्टेज कितना सप्लाई किया होगा मैंने, ठीक है, ये मैं पता करना चाहता हूं। अब एक चीज आपको क्लियर है, दोनों ही ए और बी पॉइंट्स के बीच में है, जो आपका एसी सोर्स है और जो इंडक्टर है, दोनों ए और बी सोर्स के बीच में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यही होगा वोल्टेज सप्लाइड वी, और यही होगा आपका नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, क्योंकि करंट आप देख रहे हो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो लेंज लॉ के हिसाब से इंडक्टर क्या करेगा, उसे अपोज करने के लिए खुद के अंदर ईएमएफ जनरेट करेगा, करेगा कि नहीं, नेगेटिव ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। तो यहां से हमें पता लगता है कि V की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए L इंटू डी आई बाई डी टी, यानी मैं कह सकता हूं L डी बाई डी टी ऑफ, करंट पुट कर देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करोगे आपको वोल्टेज की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी आपको L आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसे फिर से देखो मैं रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज करके मुझे मिलेगा यहाँ पे आई नॉट इंटू ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बात समझ आई? इसे रेजिस्टेंस से कंपेयर करो, V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, तो यहां ये रेजिस्टेंस की जगह पे आ रहा है, तो इसी को लिख दिया जाता है, ये होता है आई नॉट इंटू एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जहां एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट भी ओम ही रहती है। मैं लिख भी देता हूं, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ठीक है ना, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फिर से फॉर्मेट बन चुका है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जहां V नॉट की वैल्यू क्या है, V नॉट की वैल्यू है आई नॉट इंटू एक्सएल। अच्छा, करंट जो मैंने लिया था वो लिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि भाई वोल्टेज और करंट के फेज में क्या रिलेशन है, क्या आप मुझे बता सकते हो? वोल्टेज और करंट के फेज में क्या रिलेशन है? तो हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि इस केस में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। बात समझ आई या नहीं? यानी मैं अगर इसका फेजर डायग्राम बनाऊं और मैं करंट को इधर बना रहा हूं, तो मुझे वोल्टेज को बनाना होगा यहां, या अगर आप वोल्टेज को बना रहे हो यहां तो आपको करंट को बनाना होगा यहां। क्लियर है या नहीं? फेजर डायग्राम तो सीधी सी बात है भाई, कि फॉर्मूला तो याद रखने के लिए मैं ट्रिक जैसी बता रहा हूं, V बराबर आई आर ही लगता है। प्योर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की जगह R, प्योर कैपेसिटेंस है तो XC, प्योर इंडक्टेंस है तो XL। बाकी अब देखो कैपेसिटर किसको सपोर्ट करेगा, कैपेसिटर को चार्ज पसंद है, मैं इस तरह से याद रखता हूँ, कैपेसिटर बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है कि नहीं, उसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है, तो वो करंट को सपोर्ट करता है, इसलिए करंट लीड कर जाता है वोल्टेज से पाई बाय 2 से। इंडक्टर, इंडक्टर खुद बैटरी की तरह बिहेव करता है, तो वो वोल्टेज को सपोर्ट करता है, इसलिए वोल्टेज लीड कर जाता है पाई बाय 2 से। रजिस्टर को कोई मतलब नहीं है चार्ज या वोल्टेज से, तो वो दोनों को सेम फेज में रखता है। यहां तक किसी को कोई भी कष्ट या समस्या हो तो बताए, बोलो भाई। कोई दिक्कत? चलो, तो ये तो सिंपल सिंपल सर्किट थे जैसे कि हमने देखे।
किसी का कोई डाउट आया? सेंटेंस में लिख दीजिए ना, भूल जाएंगे बाद में। अरे क्या भूल जाओगे अनीस बाद में यार, ऐसे तो खुद लिख लो ना। कुछ भी याद रखना है बस, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है और इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता है। ठीक है, चलो। तो इस पे तो क्वेश्चन देने का मेरे को लगता नहीं कोई सेंस है, आप सिर्फ वैल्यू पुट करने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सर्किट जो कहलाता है आपका एलआर सर्किट। अब चीजें थोड़ी सी मिक्स होना स्टार्ट होंगी, पर बेसिक फंडामेंटल अगर आप समझ गए हो तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। एलआर सर्किट यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर की एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। मैं ले लेता हूं, ये आपका सोर्स है। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि आर इसका रेजिस्टेंस है, एल इसका इंडक्टेंस है। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां आपसे पूछा जाए कि भाई सर्किट में करंट क्या आएगा। मान लो मैं आपको वोल्टेज दे देता हूं कि वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी, हमने ये अप्लाई किया है, तो फिर सर्किट में करंट क्या आएगा। अब कहानी सोचना शुरू करो। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो वो करंट को वोल्टेज के फेज में रखता, सिर्फ इंडक्टेंस होता तो वो करंट को वोल्टेज से π/2 पीछे रखता। अब दोनों हैं, क्या होगा? थोड़ा सोचने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट और वोल्टेज साथ साथ चलें, इंडक्टर चाहता है कि नहीं करंट π/2 पीछे हो, तो दोनों में बहस होगी और बीच में कुछ सेटलमेंट होने वाला है। बात समझ आई कि नहीं? तो वही हम देखते हैं कि सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है फेजर ड्रॉ करना। अब फेजर आप करंट का ड्रॉ कर सकते हो या वोल्टेज का ड्रॉ कर सकते हो। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में दोनों ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर मैं एक ही प्रेफर करूंगा, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं अगर करंट का फेजर बनाना चाहता हूं या मैं वोल्टेज का फेजर बनाना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब बस ये है कि अगर करंट का फेजर में ड्रॉ कर रहा हूं तो जितने भी एलिमेंट मेरे सर्किट में हैं मैं सबके करंट को ड्रॉ करूंगा फेजर के अंदर। और वोल्टेज के फेजर का मतलब क्या है? जितने भी एलिमेंट सर्किट में हैं मैं सबके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करूंगा फेजर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये हो गया आपका वोल्टेज। करंट का फेजर बना रहे हो तो पहले रेजिस्टेंस का करंट बना लेता हूं मैं। तो ये है रेजिस्टेंस का करंट। अब मैं यहाँ करंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ जिस एलिमेंट का मैं फेजर बना रहा हूं वो लिखूंगा। तो मैंने अज्यूम क्या कर लिया है कि वोल्टेज भी यही है। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस चाहता है कि भाई करंट और वोल्टेज साथ साथ रहें, तो मैंने वोल्टेज को ले लिया एक्स एक्सिस पे और मैंने उसी के अलोंग करंट बना दिया रेजिस्टेंस का। तो अब मुझे ड्रॉ करना है करंट इंडक्टर का। इंडक्टर का करंट वोल्टेज से आगे होगा या पीछे होगा, सिर्फ इतनी बात बता दो। इंडक्टर का करंट, इंडक्टर अपने करंट को आगे रखना चाहेगा या पीछे रखना चाहेगा? पीछे रखना चाहेगा। कितना? पीछे रखना चाहेगा π/2। तो मैं यहां बना देता हूं इस तरह से और मैं लिख देता हूं XL। बात समझ आई क्या? मैं कहीं करंट नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्शन में करंट की ड्रॉ कर रहा हूं उस डिवाइस में और आगे मैं उस डिवाइस का सिंबल बना दे रहा हूं सिर्फ। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही अगर मुझे वोल्टेज का फेजर बनाना होता तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस का वोल्टेज बनाता। ये मैंने रेजिस्टेंस का वोल्टेज बनाया है। अच्छा, तो करंट भी यही होता, रेजिस्टेंस तो दोनों को साथ लेके चलता है। अच्छा, अब मुझे वोल्टेज ड्रॉ करना है इंडक्टर का, तो ये रहा करंट, इसके रिलेटिव इंडक्टर का वोल्टेज कहां रहता भाई? आगे रहता या पीछे रहता? आगे रहता, तो मैं एक्सेल यहां लिख देता हूं। दोनों ही चीजें वैलिड हैं। ऐसा करने से होता क्या है ना, हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां लोग अगर ज्यादा सोचने लग जाते हैं बच्चे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रेजिस्टेंस को वेक्टर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है।
तो मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि ये जो फेजर है ना, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कोई रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये बस आपको रिजल्ट दे देगा। बात समझ आ रही है? तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमने ऐसे ऐड क्यों किया, वैसे ऐड क्यों किया, बस आप क्या करो, नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है किसी भी एसी सर्किट का, उसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेम सिंबल हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और जब आप इंजीनियरिंग करोगे और जब आपको एसी करंट पढ़ाया जाएगा तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप में से कोई भी नहीं चाहता इस समय पे, है कि नहीं। खैर, नेट रेजिस्टेंस जो भी होगा किसी एसी सर्किट का, उसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप देख सकते हो कितना होगा, वो होगा √R² प्लस XL²। होगा कि नहीं होगा? इसे हम कहते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और इंपीडेंस बेसिकली R इक्विवेलेंट का काम करता है। अच्छा, सेम चीज मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं। इंपीडेंस तो वही आने वाला है, √R² प्लस XL²। मेन चीज आती है इस एंगल में, ये एंगल फाई। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं मेजर करूं, यहां अगर मैं वैल्यू मेजर करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, tan फाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, tan फाई आपको मिल जाएगा XL/R। सिमिलरली यहां अगर मैं tan फाई लिखूं तो वो भी मुझे मिलेगा XL/R। अच्छा, ये किस चीज का फेजर था? ये था करंट का फेजर। करंट का फेजर होने का मतलब ये है कि भाई सर्किट के अंदर नेट रेजिस्टेंस इतना है और सर्किट का नेट करंट जो होगा, सर्किट का नेट करंट जो होगा वो फाई पीछे होगा सर्किट के वोल्टेज से। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये तो हमें पता ही था, इंडक्टर चाहता था π/2 पीछे हो, रेजिस्टर चाहता था साथ में रहे, लेकिन कहीं बीच में समझौता होना था, तो वो समझौता होता है फाई एंगल पे। फाई एंगल आपको ये बताता है कि जो नेट करंट है सर्किट का, वो वोल्टेज ऑफ द सर्किट से फाई एंगल पीछे रहेगा। सेम चीज ये फेजर भी आपको बता रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज का फेजर है, तो ये नेट सर्किट का वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्किट का नेट वोल्टेज सर्किट के नेट करंट से फाई एंगल आगे रहेगा। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये करंट का फेजर है, तो जो नेट मैंने निकाला वो मुझे नेट करंट के बारे में ज्ञान दे रहा है, और ये वोल्टेज का फेजर है, तो जो नेट वोल्टेज निकाला वो आपको वोल्टेज का ज्ञान दे रहा है। पर दोनों इफेक्टिवली कह एक ही बात रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई करंट को वोल्टेज से फाई पीछे रखो, और ये कह रहा है कि वोल्टेज को करंट से फाई आगे रखो। एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? बस अगर आप ये समझ गए हो तो बस पूरी राम कथा खत्म हो गई है। अब सर्किट के अंदर गिवन क्या था? सर्किट के अंदर गिवन था आपको V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और आपसे बोला जा रहा है कि करंट लिख के बताओ I। तो I क्या होता है? V/R होता है कि नहीं होता? तो बस V0 बाय रेजिस्टेंस की जगह आ जाता है Z, क्योंकि अब हम सर्किट का क्या लिखेंगे? इंपीडेंस इनटू साइन ओमेगा टी। अच्छा, वोल्टेज से करंट का क्या होना चाहिए भाई? वोल्टेज से करंट को पीछे होना चाहिए फाई, तो बस मैं क्या लिख दूंगा? माइनस फाई। और ये आपको मिल गया नेट करंट थ्रू द सोर्स, या नेट करंट इन सर्किट। अरे बात समझ आई क्या? यह है नेट करंट इन सर्किट। एक बार फिर देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ये चीज मैं 3 बार और रिपीट करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट आ गए हैं, तो दोनों का इफेक्टिव निकाल के और फाइनल आंसर देना चाह रहे हैं कि सर्किट में करंट क्या होगा। समझ आया है तो हाँ ना बताओ। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो,
एक क्वेश्चन करते ही समझ आ जाएगी बात कि कितनी क्लियर हुई है। तो क्वेश्चन है 100 ओम रेजिस्टेंस 100 ohm resistance is connected in series with a 4 Henry inductor. वोल्टेज का फंक्शन आपको दिया गया है, वो है 2 वोल्ट साइन 1000t। तो आपको बताना है सबसे पहले करंट इन सर्किट, दूसरा आपको बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और तीसरा आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है ना? चलो ट्राई करो। ठीक है, तो अगर हम बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया सॉल्यूशन में, तो वो सही नहीं है। यहां उन्होंने पूछा है करंट इन द सर्किट, यानी कि मैं मान के चलूंगा कि मुझे नेट करंट इन द सर्किट बताना है। ठीक है ना? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, एक्सएल ये होता है भाई ओमेगा इंटू एल, तो ये हो गया भाई 1000 इंटू 4 यानी कि 4000 ओम। ये हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई। तो सर्किट का इंपीडेंस अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ 4000 का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस जो कि है कितना 100 ओम, 100 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो ये खुद ही में बड़ी बेकार सी टर्म आने वाली है। ठीक है, कुछ गंदा सा आने वाला है, मैं उसे z लिख देता हूं। ठीक है, मैंने z ही मान लिया, उसे सॉल्व करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। फेजर बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो मैं करंट का फेजर बना देता हूँ। रेजिस्टेंस मुझे पता है भाई 100 है कि नहीं, और इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो पीछे रहता है। एक्सएल की वैल्यू मुझे पता है 4000 है, तो नेट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना? यह एंगल होगा कुछ फाई, तो tan फाई की वैल्यू मैं देख सकता हूँ, ये आ रही है 4000 बाय 100 यानी कि 40। तो फाई आपको मिल रहा है भाई tan इनवर्स 40। तो करंट जो हमें लिखना चाहिए था वो हमें क्या लिखना चाहिए सर्किट के अंदर, I V नॉट दिया गया है 2 वोल्ट, तो 2 अपॉन Z जो भी हमारा गंदा सा आया है, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी जो कि हमें 1000 दिया गया है, माइनस tan इनवर्स 40। तो ये होता करंट इन द सर्किट। अगर वो एक्चुअली ये पूछना चाहते थे करंट इन द सर्किट, तो उसका आंसर भाई ये होगा। ठीक है ना? उन्होंने आंसर क्या दे दिया है वो देख लेते हैं। अगर उन्होंने पूछा होता करंट इन रजिस्टर, अच्छा वोल्टेज दिया गया है 2 साइन 1000t। अगर सिर्फ पूछा जाए करंट इन रजिस्टर तो आप क्या करोगे? अगर आपको सिर्फ करंट इन रजिस्टर निकालना है तो आप कर दोगे V बाय R। अरे है कि नहीं, लॉजिकल है। तो मैं कर दूंगा 2 बाय 100 इंटू साइन 1000t, और वो कितना मिल जाएगा करंट इन रजिस्टर, वो मुझे मिल जाएगा 0.02 साइन 1000t। तो ये आंसर डीसी पांडे में दिया गया है। ठीक है, पर ये आंसर तो किस चीज का है? ये आंसर है करंट थ्रू रेजिस्टर का, रेजिस्टर से जो करंट पास कर रहा होगा उस चीज का, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ आ रही है? जबकि ओवरऑल करंट अगर पूछा जाता सर्किट में तो उसका आंसर तो क्या होना चाहिए था, ये गंदा सा जो आया है वो होना चाहिए था। क्लियर है कि नहीं? चलो, ये हमें मिल गया क्या, करंट। अच्छा, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के बारे में सिर्फ अगर पूछा जाए तो इंडक्टर तो क्या करेगा, करंट से अपने वोल्टेज को आगे रखेगा, कितना, पाई बाय 2।
रखेगा कि नहीं? तो हमें जो आंसर देना चाहिए वो क्या देना चाहिए? V। इसकी वैल्यू होगी टोटल करंट जो सर्किट का हमने निकाला था, I इंटू एक्सएल। समझ पा रहे हो? I जो आपका गंदा आया है 2/Z इंटू एक्सएल जो कि है हमने निकाला है 4000 साइन ऑफ 1000t माइनस tan इनवर्स 40 प्लस π/2, जो एक्चुअल करंट होता उससे प्लस π/2। तो एक्चुअली कुछ फायदा नहीं हुआ बुक से क्वेश्चन देने का, इससे अच्छा तो मैं खुद ही से दे लेता, और अब मैं खुद ही से दूंगा, ठीक है ना। मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं जस्ट, तो इसे तो तुम जाने दो, ये सारी पार्ट में इसमें भी पूछ लूंगा दूसरा क्वेश्चन देके, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सही था। तो मान लो एक इंडक्टर है और एक आपके पास रेजिस्टर है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा वोल्टेज है। अच्छा, रेजिस्टेंस मुझे दिया गया है मान लो 4 ओम, और XL की वैल्यू मुझे दे दी गई है 3 ओम, ठीक है। और वोल्टेज मुझे दिया गया है 10 साइन 2πt। क्लियर है? अभिरूप मैंने जब कहा 2 मिनट रुक जाओ तो फिर रुक जाया करो, जितना भी दिमाग लगाना है इसमें लगा लेना। इस सर्किट में आपको क्या क्या बताना है? तो सबसे पहले आपको सर्किट का बताना है इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, ठीक है ना। मैं सब लिख दूंगा, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो बोलना। फिर आपको बताना है नेट करंट इन सर्किट। बात समझ आई? तीसरी चीज आपको बतानी है करंट, या नहीं, हाँ, तीसरी चीज आपको बतानी है वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। और चौथी चीज आपको बतानी है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्लियर है? चलो ट्राई करो। चलो देखो, काफी कुछ पता लगेगा इस एक क्वेश्चन से हमें। सबसे पहले इंपीडेंस, तो उसके लिए फेजर बनाना जरूरी है। करंट का फेजर मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना सभी लोग, सॉल्यूशन आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, ठीक। तो रेजिस्टेंस अगर मैं इधर बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया 4, तो इंडक्टर का काम बनेगा भाई नीचे, करंट का फेजर है ये, तो ये हो गया हमारा इंडक्टर 3। तो नेट इंपीडेंस क्या आ जाएगा? Z, ये आ जाएगा √4² प्लस 3², यानी Z की वैल्यू तो आ गई है 5। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया 5। लगे हाथ में क्या करता हूँ, 5 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो tan phi की वैल्यू मुझे मिलेगी 3/4, या phi आपको मिल जाएगा 37 डिग्री। क्योंकि ये करंट का फेजर था, इसका मतलब करंट वोल्टेज से पीछे है कितना? 37 डिग्री। अब देखो, मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा नेट करंट इन द सर्किट का। तो I मुझे पता है क्या होना चाहिए, V/Z, यानी I में लिख सकता हूं वोल्टेज जो कि है 10 साइन 2πt अपॉन Z कितना है भाई? 5। अब करंट का फेज पीछे होना चाहिए कितना? 5, 37 डिग्री, तो -37 डिग्री। करंट का फंक्शन जो आपको मिला वो क्या मिल गया पूरे सर्किट के अंदर? वो मिला 2 साइन 2πt माइनस 37 डिग्री। किसी को कोई डाउट इसमें? सेकेंड पार्ट में मैंने कैसे करंट निकाला है? कोई डाउट है इसमें? जिसको भी डाउट है फटाफट बोले, पूरा दिन नहीं हमारे पास, साधारण है। चलो, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा? तो याद रखना, जब भी आपसे वोल्टेज पूछा जाए तो आप फॉर्मूला यूज करो I, जो कि जनरल है, इनटू जो भी आपका एलिमेंट है R। V बराबर IR होता है। तो वो मुझे मिलेगा 2 इंटू रेजिस्टेंस मुझे दिया गया था कितना? 4, और आगे जो फंक्शन है sin 2πt माइनस 37 डिग्री। क्यों?
क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट का फेज क्या होना चाहिए, सेम। तो उसकी वैल्यू मुझे मिली 8 साइन 2 पाई टी माइनस 37 डिग्री। इस पार्ट में किसी को कोई कष्ट हुआ है? मैंने सिर्फ V बराबर आई आर फॉर्मूला यूज किया है, इसमें किसी को कोई कष्ट हुआ है? नहीं। इंटरेस्टिंग चीज आती है यहां पर, आपसे पूछा जाए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब सिर्फ इंडक्टर की बात हो रही है, इंडक्टर क्या चाहता है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा I इंटू एक्सएल, समझ आ रही है बात? तो वो होगा I इंटू एक्सएल, लेकिन ये I सेम नहीं होगा, इसमें कुछ चेंज आएगा। समझने की कोशिश करना, मैं वोल्टेज लिखना चाह रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये तो लिखूंगा कि भाई पीक कितना है, I कितना है, I है 2, तो 2 इंटू एक्सएल कितना है 3, तो 3। फेज क्या है, साइन 2 पाई टी माइनस 37 डिग्री। पर ये फेज तो किसका है, करंट का। आप क्या लिख रहे हो, वोल्टेज। किसका वोल्टेज, इंडक्टर का। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से हमेशा 90 डिग्री आगे होना चाहिए, तो प्लस में क्या जोड़ूंगा, 90 डिग्री। बात समझ आई? तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 6 साइन 2 पाई टी प्लस 53 डिग्री। अरे बात समझ आ रही है या नहीं? कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? बेटा क्योंकि ये तो मैं सदियों पहले से बता चुका हूं ना, 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टेज। इंडक्टर में 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टेज, और कैपेसिटर में करंट आगे रहता है 90 डिग्री, ठीक है? वो सब मत करो बेटा अभिरूप, ज्यादा दिमाग नहीं, कम दिमाग। जितना दिमाग है पूरे सिलेबस में लगा लेना, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं। अब डिफरेंशिएट करने नहीं बैठूंगा मैं, एल डी आई बाई डी टी, और पूरा डिराइव ही कर लो ना फिर पूरे ही, फॉर्मूले याद ही मत करो, ठीक है? ये आ गया मेरे पास वोल्टेज। इंटरेस्टिंग बात क्या है उस पर चलते हैं। भाई पीक वैल्यू नेट वोल्टेज की क्या थी, पीक वैल्यू नेट वोल्टेज की थी 10, आपने 10 सप्लाई किया था। पीक वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस कितना आया, 8 आया कि नहीं आया? पीक वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस कितना आया, 6। क्या मैं कह सकता हूं कि पीक वोल्टेज के लिए वी नेट जो होगा वो वी आर प्लस वी एल होगा? क्या इंडक्टर के अक्रॉस आने वाला पीक वोल्टेज प्लस रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला पीक वोल्टेज मिलके नेट सप्लाइड वोल्टेज की इक्वल होगा? नहीं हो रहा भाई। 10 प्लस 8 प्लस 6 तो 14 होता है। यहाँ पे ये आया है हमारे पास 8, ये आया है 6, और सप्लाई किया था हमने 10। तो होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। आप लॉजिकली देखो जरा, इस 8 का जो वोल्टेज है उसका फेज क्या है, उसका है 2 पाई टी माइनस 37 डिग्री। और इस 6 का फेज क्या है, 2 पाई टी प्लस 53 डिग्री। और वैसे भी आपको कॉमन सेंस से पता है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर के वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस होगा, रेजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस होगा? पाई बाय 2 का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो 37 डिग्री पीछे, ये 53 डिग्री आगे। तो याद रखना, अगर आप रिलेट करना चाहते हो रिलेटिंग पीक वोल्टेजेस, तो जो रिलेशन आती है वो आती है कि नेट सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर। अब देख रहे हो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये रिलेशन होती है। डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वो डीसी में होता था, वो डायरेक्ट करंट में होता था कि हाँ हर एलिमेंट के अक्रॉस आप जब वोल्टेज को ऐड करो तो वो इक्वल होना चाहिए सप्लाइड वोल्टेज के। वो चीज यहां नहीं होती। क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं, लगे हाथी एक और क्वेश्चन कराने की जगह, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे काफी, मैं अगले टॉपिक पे चल लेता हूं जो है आरसी सर्किट, क्योंकि वो भी रिपीटेटिव ही रहेगा, देखना और तुम थोड़ा फील भी कर पाओगे। तो सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, इस बार ये आपका वोल्टेज है आर और एक्स सी, ये हमें दिया गया है। वोल्टेज में फिर ले लेता हूं वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने वोल्टेज सप्लाई किया है। फेजर बनाना शुरू कर देते हैं, किसी को कोई डाउट आया है? थोड़ा मैं पॉज कर, आरसी सर्किट, ठीक है ना, आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, फेजर बनाना शुरू करते हैं। करंट का फेजर मैं बना देता हूं। तो अगर रेजिस्टर में करंट में इस तरह से बना रहा हूं आर, तो मुझे बता दो भाई कैपेसिटर में मुझे करंट कहां बनाना चाहिए, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? बहुत आलसी लोग हैं यार, कुछ नहीं लिखते। मैं सही में अनम्यूट करना शुरू कर दूं एक एक करके? हाँ, बहुत बढ़िया। आगे, किसी ने आगे लिखा है हाँ मतलब सही बात है, आगे है वैसे फेज। तो ये आ गया, तो फिर इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो ना, ये सब टाइम पास। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अरे समझ रहे हो कि नहीं? सेम राम कथा है पूरी। ये एंगल फिर से फाई, फिर से टेन फाई, ये इस बार होगा एक्स सी बाय आर। अरे मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इस बार करंट जो है वो लीड करेगा, सॉरी क्या था, हमने किसका फेजर बनाया, करंट का ही बनाया, हाँ। तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को, कितने से, फाई से। तो आई का फंक्शन क्या आ जाएगा, आई का फंक्शन आ जाएगा वी नॉट बाय जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अरे कोई कष्ट किसी को, कोई समस्या? कॉमन सेंस है ना, कैपेसिटर तो सपोर्ट करता है ना करंट को, तो वो करंट को फाई आगे ले आएगा, जैसे इंडक्टर घसीट रहा था उसे फाई पीछे, इसने बस फाई आगे कर दिया। अच्छा, वापस से मैं अगर आपसे पूछूं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, तो आप सिंपल लिखोगे आई नॉट यानी वी नॉट बाय जेड इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सही किया कि नहीं किया मैंने? रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेज जो आपने करंट निकाला है उसी के फेज के इक्वल होने वाला है, और ये तो आई नॉट है। अरे हाँ तो बोलते जाओ। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा वी नॉट बाय जेड यानी आई इंटू एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो जरा, वोल्टेज के साथ क्या कर देना चाहिए इसके, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, -90 डिग्री। जिनको चमक गया है उनको चमक गया है। पीक वोल्टेज की रिलेशन, पीक वोल्टेज की रिलेशन, क्या दोनों ऐड करने से इक्वल होंगे? अरे देख ही सकते हो 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। तो फिर से वी नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अरे, अरे समझ आया कि नहीं? ना कौन लिख रहा है, क्या हुआ, डाउट है कोई? ना लिखने वाले लोग, चलो तो समझ गए हो तो फिर सवाल। तो ये रहा आपका कैपेसिटर, ये रहा आपका रेजिस्टर, और ये रहा आपका सोर्स। इस बार थोड़ा अलग कर दूं क्या, करंट दे दूं? नहीं ठीक है चलो, बाद में ही देखेंगे। तो ले लेते हैं, मान लो एक्स सी, यह है 4 ओम, आर यह है 4 ओम, और वोल्टेज यह है 10√2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है सबसे पहले तो इम्पीडेंस, दूसरा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
तीसरा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है ना। चौथा आई नॉट पीक करंट ऑफ कैपेसिटर, पीक करंट ऑफ रेजिस्टर, ये बता दो बस। ठीक है, तो पहला स्टेप फेजर, करंट का फेजर बनाना मुझे पसंद है, मैं वही बना देता हूँ। रेजिस्टेंस ये रहा भाई 4, कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस आगे XC। मैं एडवाइस करूंगा तुम लोग भी करंट का ही चूज कर लो, या चाहो तो वोल्टेज का, किसी एक को चूज कर लो। तो ये वैल्यू हमें पता है XC की भी कितनी है 4, तो नेट जो Z आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 4√2, ये एंगल फाई, tan फाई इज इक्वल टू 4/4, 1 फाई मुझे मिल गया π/4 या 45 डिग्री। बस करंट लिख दो फटाफट। I क्या हो जाएगा V0 बाय Z साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और इससे वोल्टेज से आगे कितना 5 प्लस 45 डिग्री। तो करंट जो आएगा नेट, ये पहला पार्ट तो हमने कर ही दिया, ये तो 4√2 आ गया। ये सेकंड पार्ट है, करंट जो आ जाएगा नेट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.5 साइन ओमेगा टी प्लस 75 डिग्री। अरे सही है, सही है, सही है। ये आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तीसरी चीज क्या पूछी गई है, तीसरी चीज पूछी गई है आपसे वोल्टेज इन कैपेसिटर। तो V बराबर होता है I, तो 2.5 इंटू कितना है भाई 4 कैपेसिटेंस XC, सेम पूरा लिख दो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 75 डिग्री। अब कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होना चाहिए। अरे सही है कि नहीं। तो ये आया हमारे पास 10 साइन ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री, यह है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अगर पूछा जाए तो वो हो गया 2.5 इंटू 4, और सेम फेज रहता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 75 डिग्री, यानी वो भी हमें मिल गया 10 साइन ओमेगा टी प्लस 75 डिग्री। अच्छा, चौथे पार्ट में मैंने पूछा था दोनों की मैक्स वैल्यू करंट की, तो करंट तो दोनों में ही यही जा रहा है कि नहीं, वोल्टेज अलग अलग है। तो करंट की मैक्स वैल्यू तो दोनों की आई नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट सी इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था वोल्टेज की पीक वैल्यू, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ये आया है 10 वोल्ट मैक्सिमम, देख सकते हो आप उसके एक्सप्रेशन में। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो भी हमें मिली है 10 वोल्ट। और नेट के साथ उसकी रिलेशन भी देख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हमें देगा 10√2। क्लियर है। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास एंड करेंगे और कल हम पढ़ेंगे LCR सर्किट। LCR सर्किट यानी जिसमें इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा, तीनों होंगे, सेम तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी उसमें, और भी काफी कुछ। ठीक है, तो 2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलो, थैंक यू।